नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले संदेश मैं आपको देता हूँ, तो वही संदेश है कि आप कोरोना वायरस से चारों ओर फैला हुआ है कोरोना वायरस, तो उससे बचकर रहिए और जभी भी घर से बाहर जाएँ, मास्क पहन कर जाएँ और इसके बाद यही है कि अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल रखें। किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। घर से बाहर तभी जाएँ जब बहुत ज़रूरी हो और गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएँ। इस तरह से हाथ जोड़कर नमस्ते या प्रणाम करें। उसके बाद में आपको समय-समय पर हाथ धोते रहें साबुन से और हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग तभी करें जब आपके पास में इसका विकल्प ना हो, हाथ धोने का विकल्प साबुन से हाथ धोने का विकल्प ना हो। तो यही है बात बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो ये देखिए बच्चों वीडियो की शुरुआत होती है यहीं से। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास, पाठ 5 जब जनता बगावत करती है, ठीक है? और अ, कार्यपत्रक 21 तिथि 11 दिसंबर 2020 कक्षा 8 यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आप कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए, ठीक है? तो इसके बाद में आइए चर्चा करते हैं जनता की नज़र से, ठीक है? तो जनता की नज़र से क्या है, पिछली बार हमने नीतियाँ और लोग, ठीक है? नवाबों की छिनती सत्ता पर बात की थी। इस बार हम बात करते हैं जनता की नज़र से, ठीक है? कि मतलब देखिए जनता क्या सोचती थी इसके विषय में, ठीक है? सन 1857 की क्रांति के विषय में, तो उसकी बात हम करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है? आइए, उस ज़माने में लोगों ठीक है, देखिए, उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोचते थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़िए, ठीक है? तो उस ज़माने में लोग क्या सोचते थे शासन के विषय में या ठीक है, तो उस कुछ सोर्स दिए गए हैं। देखिए स्रोत क्या होते हैं, जिनके माध्यम से मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास में आपको किसी घटना का पता लगाना है, कि भई वहाँ क्या हुआ? तो आप किस-किस चीज़ की जाँच करेंगे, किन-किन लोगों से बातें करेंगे, क्या-क्या एविडेंस कलेक्ट करेंगे, तो वो क्या हुए हम सोर्स हुए इस चीज़ के, ठीक है? ये क्या हुए? घटना को जानने के सोर्स हुए। तो इसी तरह से इतिहास में क्या-क्या घटना हुई थी, उनको ऐसे ही किसी ने बता दिया, तो हम ऐसे ही नहीं मान लेते, उनकी जाँच-परख करते हैं। तो जिसके द्वारा हम जाँच-परख जाँचते हैं, परखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं, स्रोत कहते हैं। तो ये जो सोर्स होते हैं, वो कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना? अब ऐतिहासिक स्रोत भी मतलब कौन से साहित्यिक स्रोत भी हो सकते हैं, है ना? और लिखित मतलब जैसे कि अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, है ना? और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं और जो वहाँ मिली गई चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें। तो इस जो यहाँ जो सोर्स दिया गया है, स्रोत दिया गया है, उस वो हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत, कुछ संस्मरण दिए गए हैं, इनके विषय में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों? तो देखिए सोर्स पढ़िए, आइए देखते हैं क्या है। स्रोत 1 84 नियमों की सूची, ठीक है? तो देखते हैं इसका क्या है इसका मतलब यहाँ महाराष्ट्र के देखिए, यहाँ महाराष्ट्र के एक गाँव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं, ठीक है? तो देखते हैं विष्णु भट्ट ठीक है, विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जाने वाले एक शिव ने एक मतलब किसी एक कार्यक्रम में, ठीक है? कहीं भाग लेने जा रहे होंगे, है ना? तो यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे दरअसल, तो ठीक है, विष्णु भट्ट ठीक है, तो विष्णु भट्ट लिखते हैं रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस चले जाएँ क्योंकि 3 दिन 4 दिन में
एक भीतर है ना 3-4 दिन के भीतर वहाँ पे कोहराम मच जाएगा। तो सिपाहियों ने जो वह इस प्रकार था, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। ठीक है? उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में साराज्य राजाओं और राजकुमारों की किसमें अ, मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया है। उन्हों उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल-पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अ, राजधानी को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएँ बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। ठीक है? विष्णु भट्ट गौडसे माझा प्रवास पृष्ठ 23-24 तो ये लिया गया है बच्चों। तो ये वो देखिए, वो ये क्या कह रहे हैं कि अपने जो ये जो संस्मरण लिखा गया है ना? माझा प्रवास एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, मराठी लेखक थे। तो उन्होंने बताया कि वो अपने चाचा के साथ में क्या है मथुरा में एक यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। तो उनको उनकी भेंट एक कुछ सिपाहियों से हो गई। उन्होंने बोला कि आप वापस चले जाओ क्योंकि क्या हो गया यहाँ पर 3-4 दिन में कुछ बहुत बड़ा दंगा होने वाला है, कुछ कोहराम मचने वाला है। वो क्या उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि देखिए जो अंग्रेज हैं और हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और क्या हो रहा है कि इन्होंने कलकत्ता में 84 नियमों की एक सूची बनाई जिसको सभी राजा राजकुमारों के सामने पढ़ के ऐलान कर दिया गया है और वो राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू हो गए तो बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा ना, घातक परिणामों की मतलब घातक परिणाम हो उसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। तो और राजा क्या है बहुत भारी-भारी गुस्से में अब बहुत गुस्से में होकर के अपनी अपनी राजधानी लौट गए हैं और क्या है कि लोगों ने धर्म धर्म युद्ध की तैयारी कर ली है। धर्म युद्ध मतलब लोग ये मानते थे कि भई जब उनके उनके रहन-सहन, उनके सामाजिक जीवन शैली को नष्ट कर दिया जाएगा, तो मतलब उनके धर्म को नष्ट कर दिया जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये लोग अपने धर्म को बचाने के लिए इस जो ये लड़ाई होने वाली थी, इसको क्या मानते थे? अपने धर्म को बचाने की लड़ाई मानते थे। तो इसको इन्होंने धर्म युद्ध का नाम दिया। तो बोले बड़े-बड़े लोग योजना बना रहे हैं कि धर्म युद्ध होगा। अच्छा, उसके बाद फिर वो मेरठ छावनी से मतलब छावनी क्या होती है बेटा जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं, है ना? जहाँ पर बहुत सैनिक लोग रहते हैं, वहाँ पर उनके क्वार्टर बने होते हैं, रहने के लिए स्थान बने होते हैं, उनकी काफ़ी चीज़ें होती हैं उनके पास में। तो उसको हम सैनिक छावनी कहते हैं। तो छावनी से बड़ी गुप्त योजना बनाकर बहुत ही अलग-अलग छावनियों में देश की अलग-अलग छावनियों में भेज दी गई थी। तो आगे एक और सोर्स है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्रोत 2 जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। तो ये है सोर्स का नाम। मतलब ये भी बच्चों एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जो लोग अपने याददाश्त के आधार पर लिखते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए आप 12-13 साल के आप 13-14 साल के हैं। आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद आप अपने कहीं आप अपने आप अपने ऊपर एक किताब लिखें कि भई मैं जब पढ़ता था तो क्या हुआ था उस समय कैसा होता था, कैसा माहौल था। तो यहाँ पर क्या घटना हुई थी, तो उसको हम क्या कहेंगे संस्मरण, ठीक है? अपनी याददाश्त के आधार पर वो लिखते हैं लोग, है ना? तो ये है बात बच्चों। अब देखिए अब देखिए, अब अब स्रोत 2 पढ़ते हैं। देखिए, उस दौर की एक और झलक ठीक है? सूबेदार सीताराम पांडे के उस दौर की एक झलक सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है, जो मतलब जो क्या थे बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में रिटायर हुए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। हालाँकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आँखों के सामने मार मार डाला था। सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमांडर अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में
अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, ठीक है? जिनका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसे फ्रॉम सिपाही टू सुपॉय ठीक ठीक है, सॉरी, फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार के रूप में प्रकाशित के नाम से प्रकाशित करवाया, ठीक है? सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार है, यहाँ पर मतलब दिया गया है, ठीक है? आप देखिए क्या उन्होंने क्या कहते हैं, तो वो कह क्या रहे हैं देखते हैं। इसकी थोड़ी-सी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, आप देखिए संस्मरण व्यक्ति क्या होता है, संस्मरण लिखता है व्यक्ति अपने हिसाब से। उसको जो अच्छा लगता है, वो अच्छा करता है। संस्मरण में एक्चुअल घटना का वर्णन कोई व्यक्ति दे भी सकता है और कोई व्यक्ति, है ना? वैसे संस्मरण का मतलब ये होता है कि जो हुआ है, वो लिखना चाहिए। उसमें फेर-बदल करना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए आपको पता है कि हर व्यक्ति अपने-अपने हिसाब से संस्मरण लिखता है। तो देखिए इनके संस्मरणों में क्या अ, दो दो दोनों के संस्मरणों में क्या डिफरेंस है आपको ये पता करना है। तो देखिए इसका संस्मरण मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? मेरा मानना है कि अवध पर हम ठीक है, देखिए सॉरी, मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे के से सिपाहियों में गहरा अविश्वास भर गया था। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि उनका मानना था कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों में अंग्रेजों के प्रति गहरा अविश्वास भर गया था। ठीक है? सरकार के खिलाफ ठीक है, और वे साजिश सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह, ठीक है, देखिए क्या क्या करने थे लगे थे वे? सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। ठीक है? अब देखते हैं, रचने लगे थे। अवध के नवाब और अवध के नवाब और दिल्ली नुमाइंदों को, है ना? अवध के नवाब, और देखिए यहाँ क्या लिखा है, रुक जाओ फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? अवध के नवाब, दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी, ठीक है? उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। तो क्या हुआ था बच्चों कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक पूरे भारत में लोगों को भेजा कि मतलब बादशाह की और उनके जो नुमाइंदे हैं, मतलब उनके जो नौकर हैं, उनके जो देखभाल करने वाले लोग हैं, है ना? और उनके जो सैनिक हैं, उनके राज दरबारी हैं, उनकी नब्ज़ जानने के लिए, मतलब उनको उनके मन को जानने के लिए भेजा कि वो विदेशियों के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने बताया, और तो सीताराम पांडे बता रहे हैं कि देखिए उन्होंने नब्ज़ तो जानने की बजाय लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि देखिए विदेशियों ने कितना ज़्यादा बड़ा धोखा किया है बादशाह के साथ में, है ना? बहुत बड़ा धोखा किया है। और वो ये बता रहे हैं कि अवध पर कब्जे के कारण लोगों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, अविश्वास बढ़ गया था। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, अब देखिए, ठीक है, देखिए उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए, ठीक है, उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अ, अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। मतलब उनका क्या, वो विदेशी वो क्या चाह रहे थे कि दिल्ली में बादशाह को फिर से बिठाया जाए, है ना? तो और उन्होंने क्या है, वो सीताराम पांडे बता रहे, देखिए हम नहीं कह रहे ये, सीताराम पांडे के संस्मरण हम पढ़ रहे हैं, तो वो बताते हैं कि सिपाहियों ने हजार झूठ गढ़ डाले। वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज ऐसा करते नहीं थे, लेकिन सिपाहियों ने लोगों में भ्रम फैला दिया, झूठ फैला दिया कि, है ना? कि देखिए उन्होंने बादशाह को क्या-क्या किया है, अन्याय किया है, ऐसा-ऐसा झूठ गढ़ डाले। अब तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कर सकती है यदि सेना साथ दे, यदि सब लोग इस सुझाव पर अमल करें तो। ठीक है, आगे देखते हैं इस पर के करें तो। तो आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है, ठीक है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को, ठीक है, देखिए, देखिए फिर से पढ़ते हैं। स
देखिए, सहयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को राइफ़ल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए कुछ लोगों को ठीक है है ना? मतलब राइफ़ल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग-अलग छावनियों में भेजा कुछ लोगों को। उन्होंने उन्होंने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, ठीक है? इसी दौरान ना जाने कहाँ से ये अफ़वाह मतलब खबर फैल गई कि राइफ़लों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिख कर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल ठीक है और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों का मानना ये था कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मज़हब को चोट पहुँचाने के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया था। ठीक है? चोट पहुँचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने ठीक है? और कहते हैं कि वो सीताराम कहते हैं कि देखिए सरकार ने मतलब लोगों ने झूठी अफ़वाह फैला दी कि गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है जो राइफ़ल हम इस्तेमाल करते हैं उनकी गोलियों में, है ना? उनकी कारतूस पर। फिर बता रहे हैं कि लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सरकार ने उनके ये मतलब अंग्रेज़ों के नज़रिए से लिख रहे हैं इतिहास। देखिए, ये जो संस्मरण लिख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के नज़रिए से लिख रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि भई नॉर्गेट ने उनको कहा था कि अपने संस्मरण लिखो, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे लिख सकते थे, है ना? तो ये देखिए, अब भाई जो आप मुझे बताइए कहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो उस कंपनी के खिलाफ कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। तो इसी तरह सीताराम ने भी अपना नज़रिया जो लिखा, वो किसके लिए लिखा? अंग्रेज़ों के पक्ष में लिखा। तो वो कह रहे हैं कि उनका मानना था कि मतलब लोगों का मानना था, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग उन्होंने ये भी बता रहे थे कि सरकार चाली उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मज़हब को चोट पहुँचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन भई आपको पता है कि लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही बताया कि अब देखिए वो क्या कहते हैं, ठीक है? हाँ ना? अब देखिए आगे वो क्या बताते हैं देखते हैं। आगे आपके वर्षन में नहीं किया, ठीक है? देखिए आप देखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने ठीक है, देखते हैं बताएँ रुकिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही ज़िक्र किया कि अवध पर कब्ज़े के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने ये कहानी गर्जी की अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। क्या स्वार्थ वो सीताराम पांडे कह रहे हैं कि स्वार्थी लोगों ने ये कहानी गर्जी कि अंग्रेज सब लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों भ्रष्ट हो जाएँ। दोनों ही भ्रष्ट हो जाएँ, ठीक है? कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उनने मुझे घर चले जाने की हिदायत दे दी। ठीक है? और ये लिया गया है सीताराम पांडे किताब फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार पृष्ठ 162-163 ठीक है? तो ये जो लिया गया है, अब वो कह रहे हैं कि देखिए अब आपको पता है ना कि इससे पहले भी अ, 1857 के पहले से भी छोटे-छोटे विद्रोह हुए थे, है ना? जो कि किससे जो कि थे जो कि हुए थे विद्रोह, है ना? अ, वो वो इनका मानना था तो देखिए, उनके जो कर्नल थे ठीक है, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, तो उन्होंने उनका ये मानना था कि जैसा कि हर बार विद्रोह होते रहते थे, वो आपने पढ़ा होगा ना बिरसा मुंडा का वो मतलब संथालों के विद्रोह और कई विद्रोह उससे पहले भी हुए थे, 1857 से पहले छोटे-छोटे। तो ये कह रहे थे कि उनका ये मानना था कि उनके कर्नल का कि ये जो बेचैनी दिखाई दे रही है, पहली बार जैसे पहले समाप्त होती थी, वैसे अभी भी समाप्त हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए उन्होंने इनको घर चले जाने की इजाज़त दे दी, ठीक है? तो देखिए इसके प्रश्न उत्तर हैं, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को लौट जाने को क्यों लौट जाने को कहा? ठीक है, अब देखते हैं
उत्तर ए, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को इसलिए लौट जाने को कहा क्योंकि सिपाहियों के अनुसार उस वक्त मथुरा में 3-4 दिनों में कोहराम मचने वाला था। ठीक है? ठीक है? तो ये आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है? प्रश्न 2, सीताराम पांडे कौन थे? और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? ठीक है? अब देखिए ये करते हुए इसका आंसर तो सीताराम पांडे बंगाल नेटिव आर्मी में सूबेदार सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए और ठीक है? और हाँ, 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद और उनके कमांडर ऑफिसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है? तो अब देखते हैं प्रश्न 3, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों बढ़ गया था? तो देखिए आप उसका ये भी लिख सकते हैं कि भई अवध पर हुए कब्जे के कारण अंग्रेजी सिपाहियों भारत के अंग्रेजी सिपाहियों में क्या अविश्वास बढ़ गया था। तो आप ये लिख सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, अब इन्होंने कोई सिर्फ़ एक कारण तो पूछा नहीं है, तो तो आप या फिर इन्होंने ये भी प्रश्न नहीं दिया कि माझा या सीताराम पांडे के जो स्रोत के अनुसार इसमें अंग्रेजी अंग्रेजी अ, सिपाहियों में अंग्रेज के सिपाहियों में अविश्वास क्यों बढ़ गया था? ऐसा तो पूछा नहीं है। उन्होंने ये पूछा है कि अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में क्यों अविश्वास बढ़ गया था? तो वो भी तो एक जनता ही थी ना, आम जनता। तो ये बताना हमें कि उनमें अविश्वास क्यों बढ़ गया था? तो जो भई जो कारण जनता में अविश्वास बढ़ने थे, वही कारण जो है हमें यहाँ पर लिखने हैं। अंग्रेजी सिपाहियों में अंग्रेजों के जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही, उनमें अविश्वास बढ़ने के कारण थे, वही लिखना है। तो देखिए आइए करते हैं बच्चों इसका आंसर। अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास कई कारणों से बढ़ गया बढ़ अविश्वास कई कारणों से भर गया था। देखते हैं, जैसे पहला, अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत कई भारतीय रियासतों को अपने इलाकों में मिला लिया था। ठीक है? कई भारतीय रियासतों को सहायक संधि के तहत ए क भाई कई कई भारतीय रियासतों को क्या करा था, हड़प लिया था। दूसरा, अंग्रेजों ने ऐसे कानून पास किए जिससे भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा मिले। तीसरा, उस वक़्त सिपाहियों में ये अफ़वाह फैल गई थी कि जो एनफ़ील्ड राइफ़ल उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दी जा रही है, उसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है, जिसे इस्तेमाल करते समय सिपाहियों को उसे दाँतों से खोलना पड़ता था। इससे सिपाहियों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ठीक है? अब देखिए प्रश्न 4, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है? विस्तार से लिखिए, ठीक है? तो देखिए आपको आप और आइए करते हैं बच्चों इससे। देखिए आपको पता है ना कि मैंने संस्मरण क्या होते हैं बताया। तो देखिए संस्मरण से हमें पता क्या चलता है कि संस्मरण से हमें किसी व्यक्ति वो एक तो उस काल में हो क्या रहा था इस चीज़ की हमें पता चल जाता है, किसी व्यक्ति के नज़रिए से, है ना? अब है ना? तो ये चीज़ है। इतिहास को जानने में हमें ये मदद करता है संस्मरण, कि संस्मरण से हमें यह पता चल जाता है कि अमुक काल में कौन-कौन सी घटनाएँ घट रही थी या इसमें लेकिन किंतु संस्मरण में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का नज़रिया होता है। तो इसलिए इस संस्मरण को हमें इतिहास लिखते समय सावधानी से क्या है, इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर बच्चों, ठीक है? ठीक है, उत्तर संस्मरण से हमें काफ़ी हद तक उस काल के इतिहास को समझने में मदद मिलती है, जिस काल में वे संस्मरण लिखे गए थे। उदाहरण के लिए सीताराम पांडे और सीताराम पांडे और विष्णु भट्ट गॉडसे के संस्मरणों से हमें पता चलता है कि उनके काल में भारतीय जनता के दिमाग में अंग्रेजों के प्रति, ठीक है, उस समय कैसी भावना पनप रही थी। हमें यह भी पता चलता है कि एक अफ़वाह ने कैसे 1857 की क्रांति, ठीक है, को भड़काने में आग में घी का काम किया।
ठीक है? तो आप इसका लिख लिख सकते हैं इसका आंसर। तो बच्चों यही था जो है आज का वीडियो, है ना? है ना? तो आगे मिलेंगे अ, एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।